वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयर कंडीशनर में, चाहे स्प्लिट एसी हो चाहे विंडो एसी हो, जितने भी फॉल्ट होते हैं वो किस कारण से फॉल्ट आते हैं और आप एसी के सामने खड़े होकर के कैसे पहचान सकते हैं। कि मेरा दूसरा चैनल है अमरेश 11 टेक, उस चैनल पर इस वीडियो को मैं बना रखा हूँ, लेकिन इस चैनल पर वीडियो वाला नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं, चाहे विंडो हो चाहे स्प्लिट हो, इन्वर्टर हो नॉन इन्वर्टर हो, एसी के सामने खड़े होकर के आप पहचान सकते हैं कि एसी में क्या फॉल्ट है। उसी को टेक्नीशियन कहते हैं। जो लोग पहचान ले, अगर एसी के सामने खड़े होकर के, जितने भी टेक्नीशियन जाते हैं ना, एसी के सामने से हाथ लगाते हैं और फॉल्ट का पता लगा लेते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। वही मैं स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा कि आप एसी के सामने खड़े होकर के कैसे पहचान सकते हैं कि एसी में एक्चुअल क्या फॉल्ट है। क्योंकि अगर फॉल्ट आपको नहीं पता है तो आपको एक एक करके फॉल्ट को फाइंड आउट करने में काफ़ी वक्त लग सकता है। इसलिए अगर आपको एक्चुअल फॉल्ट पता है तो एसी रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर कंप्रेसर ना चेंज करना हो, फ्लशिंग ना करना हो, वैक्यूम करके गैस चार्जिंग ना करना हो, वही एक प्रोसेस है जो कि लंबा टाइम लगता है। बाकी का 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट इतना ही टाइम लगता है एसी रिपेयर करने में, कोई भी फॉल्ट हो। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो छोटा सा लंबा ज़रूर होने वाला है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो चलिए हम बात करते हैं एक एक करके। अगर मानिए एसी में कूलिंग नहीं आ रहा है, मेन एक टॉपिक होता है कि एसी में कूलिंग ना आना। एसी में अगर कूलिंग नहीं आ रहा है तो आप कैसे पहचान सकते हैं। जैसे किसी कस्टमर का फ़ोन आया कि कूलिंग नहीं कर रहा है, तो आप एसी के सामने जा कर के खड़े होंगे, आप हाथ लगाएंगे, चाहे विंडो एसी हो या फिर स्प्लिट एसी हो। तो जो टेक्नीशियन होते हैं उनको ये पता होता है कि कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कितना भी साइलेंट कंप्रेसर हो, साइलेंट कंप्रेसर हो, तो भी सामने खड़े होकर के टेक्नीशियन जब सामने खड़े होंगे तो उनको पता चल जाएगा कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं। फ़ैन मोटर का साउंड अलग होता है, कंप्रेसर का साउंड अलग होता है। तो आसानी से जो टेक्नीशियन होंगे वो पहचान कर लेंगे कि हाँ कंप्रेसर चल रहा है। अगर नहीं पता, इतना भी नहीं पहचान पाते हैं, तो भी एक तरीका होता है कि आप 100% आपको वहाँ पर श्योर हो जाएगा कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं। आप सामने गए, खड़े हुए, हाथ लगाए, कूलिंग नहीं कर रहा है। लेकिन कूलिंग नहीं कर रहा है तो उससे पहले ये कंफर्म कर लें कि एसी पहले से ही ना चल रहा हो। अगर ऐसा फॉल्ट है, कूलिंग नहीं कर रहा है, तो एसी पहले ही बंद करवा दें। एसी कूलिंग नहीं कर रहा है तो पहले ही उसे बंद करवा दें, कंप्रेसर ख़राब होने से पहले बंद करवा दें। उसके बाद आप जब तक जाएंगे तब तक कंप्रेसर कूल हो चुका होगा, ठंडा हो चुका होगा। जब आप ऑन करेंगे एसी से, अगर स्प्लिट एसी है रिमोट से ऑन करेंगे, विंडो एसी है सिलेक्टर स्विच से ऑन करेंगे। ऑन करते ही आप फ़ैन पर पहले चलाएँ, फ़ैन पर चल गया। अगर स्प्लिट एसी है तो 2 मिनट के बाद सप्लाई देता है, कंप्रेसर स्टार्ट होता है। लेकिन विंडो एसी है तो पहले फ़ैन पे चलाएं, फ़ैन के बाद उसके बाद कंप्रेसर पर स्विच करें। अब फ़ैन का आवाज़ आप पहचान रहे हैं, कंप्रेसर पर स्विच करते ही कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा, कर्र करके साउंड आएगा उसमें से, तो समझ पाएंगे कंप्रेसर चल रहा है। अब कंप्रेसर चलने के बाद फिर हाथ लगाएंगे, अगर फिर भी कूलिंग नहीं कर रहा है, मतलब उसमें गैस नहीं है सिस्टम में, क्योंकि कंप्रेसर तो चल रहा है। थोड़ा तो कूलिंग आना चाहिए। अगर मानिए गैस कम है या फिर गैस बहुत कम है तो भी हल्का फुल्का तो कूलिंग आना चाहिए उसमें। अगर थोड़ा गैस है तो थोड़ा कूलिंग आना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा चिल्ड होना चाहिए। हाथ में एक एहसास होना चाहिए कि हाँ कूलिंग हो रहा है। तो वहाँ पर अगर कूलिंग नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी कंप्रेसर चल रहा है, तो समझ लीजिए कि गैस नहीं है उसमें। अब 100% श्योर कैसे होना है, जो कि एक टेक्निक जो होता है, तो वहाँ पर आपको क्लैम मीटर लगाना है। क्लैम मीटर अगर मानिए कि 1.5 टन का एसी है तो वहाँ पर 8-9 एम्पियर लेना चाहिए फुल लोड पर। लेकिन वहाँ पर 2.5-3 एम्पियर ले रहा है तो समझ लीजिए कि और कंप्रेसर चल रहा है। अगर कंप्रेसर नहीं चल रहा होगा तो एम्पियर वहाँ पर 0.5 या फिर 0.1 बताएगा। जो फ़ैन मोटर जो चल रहा होगा उसका एम्पियर बताएगा। कंप्रेसर का एम्पियर अगर बताएगा तो 3 एम्पियर, 2.5 एम्पियर बताएगा, तो समझ लीजिए कंप्रेसर चल रहा है विदाउट लोड, यानी कि उसमें रेफ्रिजरेंट नहीं है। अगर एम्पियर 1-2 एम्पियर नहीं ले रहा है तो समझ लीजिए कि सिर्फ फ़ैन मोटर चल रहा है, कंप्रेसर नहीं चल रहा है क्लैम मीटर लगाने पर।
तो यहाँ पर ये पहचान हो गया, सिर्फ 1 मिनट का काम है, यहाँ पर पहचान हो गया कि हाँ कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं। अगर कंप्रेसर चल रहा है 2.5-3 एम्पीयर ले रहा है, मतलब गैस नहीं है सिस्टम में, तो आपको विंडो एसी है तो निकालना है बाहर, स्प्लिट एसी है तो छत में जा करके आपको गैस चार्जिंग करना, वहाँ पर चेक करना है कि लीकेज कहाँ पे है। ये तो हो गया सिस्टम कूलिंग नहीं कर रहा है। अगर कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो कंप्रेसर को भी चेक करें, कंप्रेसर को अगर नहीं चल रहा है तो उसका भी समझ लीजिए। ये तो मैं बताया कि कंप्रेसर चल रहा है कूलिंग नहीं कर रहा है, लेकिन कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो आप कैसे चेक करेंगे। कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो आपको सिस्टम बाहर निकालना है, यानी कि विंडो एसी है तो बाहर निकालना है उसे। अगर स्प्लिट एसी है तो छत के ऊपर जा कर के देखना है, खोल करके देखना है कि कहीं वायर जले तो नहीं है, वायर जले तो नहीं है, इंडोर से आउटपुट सप्लाई निकल रहा है कि नहीं। कम्युनिकेशन का जो कंट्रोल वायर होता है वो आउटपुट सप्लाई निकाल रहा है कि नहीं पीसीबी से। अगर निकाल रहा है तो आउटडोर में जाके चेक करना है कि आउटडोर के कनेक्टर में इनपुट सप्लाई मिल रहा है कि नहीं। पीसीबी से जो रिले का कंट्रोल वायर निकल रहा है कंप्रेसर के लिए, कंप्रेसर और न्यूट्रल सारे सप्लाई आपको चेक करने हैं। अगर किसी एक में सप्लाई मिसिंग है आउटडोर में तो कम्युनिकेशन का पूरा वायर आपको चेक करना है और इंडोर से पहले कंफर्म कर लेना है कि इंडोर से आउटपुट सप्लाई निकल रहा है कि नहीं। आउटपुट सप्लाई निकल रहा है मतलब कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं फॉल्ट है, उसे सही करें। अगर आउटडोर में इनपुट सप्लाई भी मिल रही है, ध्यान से समझिए हमारी बातों को, काफ़ी इम्पोर्टेंट मैं ये टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर इनपुट सप्लाई कम आउटडोर में इनपुट सप्लाई कनेक्टर को, जो कनेक्टर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर अगर इनपुट सप्लाई मिल रही है न्यूट्रल लाइन या फिर कमांड लाइन या फिर वीसी या फिर 4-वे वाल्व, जो भी है आउटपुट सप्लाई वहाँ पर इनपुट मिल रहा है कि नहीं आउटडोर में। अगर मिल रहा है तो फिर समझ लीजिए कि इंडोर से लेकर के कम्युनिकेशन वायर तक पूरा कंप्लीट सही है। इंडोर में आउटडोर में इनपुट सप्लाई मिल रहा है। अब हमें क्या चेक करना है, कनेक्टर से आगे चेक करना है। अब कनेक्टर से आगे हो सकता है रिले लगा हो, पुराने एसी में रिले लगे होते थे, अब नए एसी में रिले नहीं लगे होते हैं। रिले नहीं, कॉन्टैक्टर लगा होता है। अब के समय में, पहले समय में वोल्टेज रिले लगा होता था जो कि CSR सर्किट होता था, लेकिन अब मैं ऐसा एसी नहीं देख रहा हूँ बहुत दिनों से। तो नए एसी में उसमें कॉन्टैक्टर लगा होता है। कॉन्टैक्टर को सप्लाई चेक करिए, कॉन्टैक्टर को छोड़िए, पहले सप्लाई हमें चेक करना है जो नॉर्मली जो मैं बता रहा हूँ। कॉन्टैक्टर लगा हो या फिर ना लगा हो, बात तो सेम ही होता है। तो वहाँ पर आपको सप्लाई आगे चेक करनी है कि सप्लाई आगे निकल रही है कि नहीं कैपेसिटर तक। उसके बाद कंप्रेसर का जो टर्मिनल होता है, 3 टर्मिनल, वहाँ पर आपको चेक करना है वहाँ तक सप्लाई जा रहा है कि नहीं। अगर वहाँ तक सप्लाई जा रहा है मतलब कंप्रेसर ख़राब है, नहीं चल रहा। अगर नहीं चल रहा है तो कंप्रेसर ख़राब है, क्योंकि सप्लाई पहुँच रही है वहाँ तक फिर भी कंप्रेसर क्यों नहीं चल रहा है। चलना चाहिए। अगर 220 का करंट मिल रहा है कॉमन स्टार्टिंग रनिंग को, अगर वहाँ पर सप्लाई मिल रही है और कंप्रेसर नहीं चला तो कंप्रेसर ख़राब है। कंप्रेसर का अब हमें टर्मिनल चेक करना है। सिंपल प्रोसेस में जो बता रहा हूँ, जो स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। अगर एसी नहीं काम कर रहा है, एसी नहीं चल रहा है, कोई फॉल्ट है तो इस तरह से चेक करना चाहिए। यही जो मेन होता है एयर कंडीशनर का, चाहे स्प्लिट हो चाहे विंडो हो, जो मैं चेक करना बता रहा हूँ यही मेन होता है। स्प्लिट हो या विंडो हो, कंप्रेसर, सिर्फ कंप्रेसर ही मेन होता है। कंप्रेसर अगर नहीं चल रहा है, कंप्रेसर ख़राब होता है तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है कंप्रेसर को रिप्लेसमेंट करना। अगर फ़ैन मोटर, कैपेसिटर या फिर छोटा, अब उसमें कॉन्टैक्टर अगर ये सब ख़राब होते हैं तो उसमें ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, वो कम पैसे में बन जाता है, रिपेयर हो जाता है या फिर नया रिप्लेसमेंट हो जाता है। लेकिन कंप्रेसर अगर ख़राब होता है तो काफ़ी कॉस्टली होता है। कंप्रेसर को रिप्लेसमेंट करना, अगर 1 टन का कंप्रेसर हो तो कम से कम 8-9 हज़ार तो चला जाएगा। अगर मानिए 1.5 टन का है तो कम से कम 10 हज़ार के अराउंड में चला जाएगा। अगर 2 टन का कंप्रेसर है तो मान के चलिए कि 12 से 15 हज़ार के अराउंड चला जाएगा इंडियन करेंसी में। इतना कॉस्टली होता है कंप्रेसर। इसलिए कंप्रेसर को अच्छे से चेक करना। कुछ लोग होते हैं टेक्नीशियन, मैं बहुत ऐसा देखा हूँ, जहाँ मैं दोबारा में गया हूँ, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं बुलाए हैं, उसके बाद वो लोग सीधा कहते हैं कंप्रेसर ख़राब है। तो आज के समय में कस्टमर भी बहुत होशियार हो गए हैं। एक अगर कोई टेक्नीशियन आता है अगर बता दिया ये फॉल्ट है तो भैया आप जाओ, दूसरे टेक्नीशियन को बुलाते हैं ताकि दूसरा क्या कह रहा है। अब कस्टमर को तो ये नहीं पता है कि इसमें क्या फॉल्ट है।
जो भी फॉल्ट पता होगा वो टेक्नीशियन को ही पता होगा, दूसरे टेक्नीशियन को बुलाएंगे। अगर दूसरे से भी बात नहीं बनती है, वो श्योर नहीं होते हैं, तो तीसरे टेक्नीशियन को बुलाते हैं। ऐसे में करके मैं दूसरा तीसरा टेक्नीशियन में गया हूँ, और जो लोग कंप्रेसर को ख़राब बता के गए हैं, वहाँ पर कंप्रेसर को मैं चला करके आया हूँ। फ़ाल्ट कुछ और होता है, कंप्रेसर का फ़ाल्ट बता देते हैं। तो आज के समय में कस्टमर भी बहुत होशियार हो चुके हैं, इसलिए आप ध्यान से काम करें। तो कंप्रेसर का टर्मिनल चेक करना है, उससे पहले आपको ये श्योर कर लेना है कि कंप्रेसर आपका ठंडा होना चाहिए। अगर कंप्रेसर गर्म है तो तीनों टर्मिनल पर आपको रीडिंग नहीं मिलेगी। एक पर कॉमन पे आपको रीडिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें ओवरलोड अंदर ही लगा होता है, टर्मिनल के अंदर ओवरलोड लगा होता है। वह ओवरलोड ओवरहीट हो करके ट्रिप हुआ पड़ा रहता है। जब तक कंप्रेसर ठंडा नहीं होगा तब तक वह ओवरलोड हीटअप पे रहेगा। और कंप्रेसर पहले ठंडा कर लें, ओवरलोड वह ट्रिप जो हुआ है वो कट जाए, फिर से सप्लाई जॉइंट हो जाए, उसके बाद टर्मिनल आपको चेक करना। अगर ठंडे कंप्रेसर में टर्मिनल की रीडिंग नहीं बता रही है तीनों, तो ऐसे कंप्रेसर ख़राब माने जाते हैं। अब कंप्रेसर ख़राब क्यों होता है ये भी मैं क्लियर बाद में बता दूंगा। अगर आप हमारी बातों पर ध्यान से आप समझते हैं हम जो मैं बता रहा हूँ, तो आप कंप्रेसर को लंबे समय तक चला पाएंगे। भले ही आपका एसी नहीं है, एसी किसी और का, लेकिन इतना ज़्यादा खर्चा तो बढ़ जाएगा ना, किसी का हो। आप कंप्रेसर, अगर आप गलती करते हैं, आज कंप्रेसर लगा करके जाते हैं, 4 दिन के बाद कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा। और वही कंप्रेसर आप ध्यानपूर्वक अगर आप अच्छे से इंस्टॉलमेंट करते हैं कंप्रेसर का, तो फिर से वह कंप्रेसर 5 साल 10 साल भी चल सकता है। कैसे, वो मैं लास्ट में बताऊँगा। तो ये तो हो गया कंप्रेसर चेक करने का। अब मानिए कि अगर विंडो एसी है, उसका मोटर नहीं चल, कभी कभी ऐसा होता है कंप्रेसर जब हम सिलेक्टर स्विच को ऑन करते हैं, कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है, मोटर नहीं चलता है। तो ऐसे में आपको उसका क्या होता है, मोटर नहीं ख़राब होता है, बेयरिंग ख़राब होता है, उसका बेयरिंग जाम हो जाता है, जिसे बेयरिंग रिप्लेसमेंट करना होता है। तो विंडो एसी का अगर नहीं चला, तो क्योंकि फैन ब्लोअर और एग्जास्ट दोनों एक ही मोटर में लगे होते हैं, एक तरफ एग्जास्ट का शाफ्ट होता है और दूसरी तरफ ब्लोअर का शाफ्ट होता है, एक ही मोटर में दो उसमें शाफ्ट लगे होते हैं दोनों सामने। तो विंडो एसी का इस तरह से, अगर मोटर नहीं चल रहा है तो उसके बेयरिंग ख़राब होते हैं, उसे रिप्लेसमेंट करना होता है। अब हम बात करते हैं कि स्प्लिट एसी में 2 भाग में बटे होते हैं। ब्लोअर रूम के अंदर होता है, और जो एग्जास्ट होता है वो रूम के बाहर होता है, यानी कि आउटडोर यूनिट में होता है। और ब्लोअर इंडोर यूनिट में होता है, जो रूम के अंदर लगा होता है और कूलिंग करता है, उसमें ब्लोअर लगा होता है। अगर ब्लोअर नहीं चल रहा है तो ब्लोअर मोटर का, उसमें भी वही प्रॉब्लम होता है। अगर मोटर नहीं चल रहा है तो हो सकता है मोटर ख़राब हो गया हो, या तो हो सकता है कि जाम चल रहा हो, जाम होने की वजह से वो घूम नहीं रहा हो। तो इसको पता लगाने के लिए आप सामने जाएंगे, इसको ड्राइवर से ऐसे घुमा करके पहले देखिए, अगर अच्छे से फ्री घूम रहा है तो समझ लीजिए कि कुछ और फॉल्ट है, मोटर बेयरिंग नहीं ख़राब है। लेकिन ज़्यादातर केस में मैं देखा हूँ कि जो ब्लोअर मोटर होता है, अगर बंद हो जाता है, नहीं चल रहा होता है, तो उसका बेयरिंग ही जाम होता है। छोटा सा बेयरिंग होता है, थोड़ा उसमें मॉइस्चर आ करके क्या होता है कि जाम हो जाता है, ख़राब हो जाता है उसका बेयरिंग। छोटे छोटे छर्रे लगे होते हैं उसमें, तो इसकी वजह से वो ख़राब हो जाता है। इंडोर का मोटर इस तरह से चेक कर लें। इंडोर का मोटर हो गया। अभी आउटडोर का मोटर हमें चेक करना है। आउटडोर में जाएंगे तो वहाँ पर कंप्रेसर अगर चल रहा है, फैन मोटर नहीं चल रहा है, तो उसे स्क्रू ड्राइवर से ऐसे घुमा करके ऐसे देखें कि क्या फ्री घूम रहा है। अगर फ्री नहीं घूम रहा है, जाम चल रहा है, तो समझ लीजिए कि फैन मोटर का उसका भी बेयरिंग ख़राब है। ज़्यादातर केस में यही होता है कि बेयरिंग ही ख़राब होता है, मोटर बहुत कम जलते हैं। तो आप ध्यान में रखें कि पहले उसे घुमा करके देख लें कि आप फ्री घूम रहा है, फ्री नहीं घूम रहा है, तो उसे मोटर को बाहर निकालें, उसका बेयरिंग चेंज करें, रिप्लेसमेंट करें। बेयरिंग को कैसे रिप्लेसमेंट किया जाता है, वर्कशॉप पर लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, वह पैसा आप खुद बचा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका होता है रिप्लेसमेंट करना। बस आप उसमें स्प्रे मारना है, जो जंग काटने का स्प्रे होता है उसे स्प्रे मारना है उसमें, और मोटर को सारा स्क्रू खोलना है, और बेयरिंग को किसी चीज़ की मदद से, या तो स्पेनर की मदद से, इस स्लाइड रिंच आपके पास हो, ऐसे रख करके बेयरिंग पे ऐसे मारिए। बेयरिंग अगर स्प्रे पहले मारे हुए हैं तो बेयरिंग 2-3 बार ऐसे मारेंगे, बेयरिंग बाहर निकल जाएगा। दोनों साइड का बेयरिंग निकाल करके फिर वापस से रख के बेयरिंग वहाँ पर रख करके, आप देखिए जो वर्कशॉप पे होता है ना, इतना बड़ा एक सुम्मी जैसा होता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। टेक्नीशियन के पास कॉपर पाइप होती हैं, 3/8 का पाइप,
और 5/8 का पाइप बहुत ही आसान तरीके से बैठ जाता है बेरिंग के ऊपर। बेरिंग के ऊपर पाइप ऐसे रख करके उसके ऊपर मारना है ऐसे प्लास से या फिर स्क्रू ड्राइवर से, तो वो धीरे धीरे करके बेरिंग जा करके बैठ जाएगा अपनी जगह पे। बेरिंग चेंज करने में, रिप्लेसमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, बहुत ही आसानी से बेरिंग को हम चेंज कर सकते हैं। लगता है मेरा कैमरा कुछ दिक्कत हो गया। तो चाहे इंडोर का मोटर हो या फिर आउटडोर का मोटर हो, इस तरह से बेरिंग को चेंज कर सकते हैं। अगर मोटर स्लो चल रहा है तो उसके 2.5 UF के या फिर 3 UF के छोटा सा ब्लैक कलर का कैपेसिटर होता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। अगर स्लो चल रहा है और हाथ से घुमा करके देख लिए, अगर बिल्कुल फ्री चल रहा है उसके बाद भी स्लो चल रहा है मोटर, तो फिर समझ लीजिए कि उसका कैपेसिटर वीक है, कैपेसिटर को रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत है। ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं, फिर से वापस चलते हैं कंप्रेसर के पास। कंप्रेसर कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम एसी को ऑन करते हैं और कंप्रेसर जब स्टार्ट होना होता है तो गो करके बैठ जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद गो करके बैठ जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद लगभग 1 मिनट या फिर 50 सेकंड 30 सेकंड के बाद गो ऐसे करके बैठ जाता है, स्टार्ट नहीं होता है। तो ऐसे में सीधा आपको कैपेसिटर चेंज कर देना है, चाहे 40 UF का हो, 50 UF का हो, 55 UF का हो, कोई भी कैपेसिटर, नॉन इन्वर्टर की बात कर रहा हूँ मैं। तो सीधा उसमें कैपेसिटर ही वीक होता है, इसकी वजह से ऐसा होता है। तो कैपेसिटर को रिप्लेसमेंट कर दें, एयर कंडीशनर सही हो जाएगा, फिर से आपका कंप्रेसर अच्छी तरह से रन करने लगेगा, अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो। अब हम बात करते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्रेसर थोड़ी देर के बाद ओवरहीट होकर के ट्रिप हो जाता है। अब कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप हो जाता है, इसके कई रीज़न होते हैं। इस पॉइंट को काफ़ी ध्यान से समझना है। अगर कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप हो रहा है तो क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, ध्यान से समझिए। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन बहुत ध्यान से आप समझेंगे तो हमारी बातों को, हमारी वीडियो को अच्छे से आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। लाइफ टाइम के लिए ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा जो मैं बता रहा हूँ। अब समझिए कि कंप्रेसर ओवर हीट होने के क्या क्या रीज़न होते हैं। आप स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे कंप्रेसर, अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा कंप्रेसर ओवर हीट होकर ट्रिप हुआ। तो 2 मिनट चलेगा, 3 मिनट चलेगा या फिर 5 मिनट चलेगा, कंप्रेसर चलते चलते ट्रिप हो जाएगा, बंद हो जाएगा कंप्रेसर और फैन मोटर चलता रहेगा। तो फिर समझ लीजिए कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ओवर हीटिंग हो रहा है और ट्रिप हो रहा है। अब कैसे मानेंगे कि हमारा कंप्रेसर ऑटोमेटिक ट्रिप हुआ है? तो ऐसे में कंप्रेसर और आउटडोर फैन मोटर रूम में पूरा कंप्लीट कूलिंग करने के बाद जिस टेम्परेचर पर रखते हैं उस टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद आउटडोर का जो कंप्रेसर और फैन मोटर होता है दोनों एक साथ बंद हो जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि ये कंप्रेसर और फैन मोटर दोनों एक साथ में बंद हुआ है, तो नॉर्मली ये बंद हुआ है, ये हीटअप होकर के ट्रिप नहीं हुआ है, ये नॉर्मली बंद हुआ है। अगर मानिए कि कंप्रेसर ओवरहीट होकर के बंद हो गया और फैन मोटर चल रहा है, तो समझ लीजिए कि कंप्रेसर ओवरहीट होकर के कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें। अगर फैन मोटर बंद हो गया या फिर कंप्रेसर चल रहा है तो समझिए कि फैन मोटर में कोई दिक्कत है। यानी कि बंद होना तो दोनों एक साथ बंद होना चाहिए, अगर चल रहा है तो दोनों एक साथ चलना चाहिए, तब ये नॉर्मली माना जाता है। वो भी कब? रूम में कंप्लीट कूलिंग करने के बाद, तब ट्रिप होना चाहिए। अब मानिए कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप हो गया, तो आप कैसे पहचानेंगे क्या फॉल्ट है? स्टार्टिंग करना है इंडोर से। इंडोर से आपको चेक करना है कि इंडोर का ब्लोअर मोटर चल रहा है कि नहीं। अगर नहीं चल रहा होगा ब्लोअर मोटर तो कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप होता है। अब इसके क्या रीज़न है कि इंडोर का ब्लोअर मोटर नहीं चल रहा है और तो कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप हो गया, इसके क्या रीज़न है? इसका रीज़न समझने के लिए काफ़ी लंबा टाइम देना पड़ेगा, इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है। इस वीडियो में मैं नहीं किया इसको कवर कर सकता हूँ। काफ़ी इसको समझने के लिए काफ़ी अच्छे से आपको टाइम निकाल करके आप हमारे साथ बैठना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे। स्टार्टिंग करना इंडोर से लेकर के, अगर ब्लोअर मोटर नहीं चल रहा है तो कंप्रेसर ओवरहीट होगा। अगर कूलिंग कॉइल गंदा है और एयर फिल्टर गंदा है तो भी कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप होगा। अब देखिए दोनों का कनेक्शन कितना दूर दूर है, इंडोर दूसरी तरफ है, आउटडोर दूसरी तरफ है, लेकिन दोनों का कनेक्शन एक साथ में कैसे मिल रहा है, इसको भी समझना पड़ेगा। दोनों का कनेक्शन एक साथ में होता है कि इंडोर में कोई प्रॉब्लम है तो आउटडोर ओवरहीट होकर के ट्रिप होगा कंप्रेसर। तो इंडोर का जो कूलिंग कॉइल है और एयर फिल्टर
ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ब्लोअर अपनी स्पीड पर चलना चाहिए। ये तो हो गया इंडोर की बात। अब आउटडोर में हम बात करते हैं। इंडोर में एक चीज़ और मेन रह जाता है, उसको मैं लास्ट में बताऊंगा, थोड़ा बाद में बताऊंगा मैं। इंडोर का जो पीसीबी होता है उसमें रिले होता है, अगर वो फॉल्ट होता है, अभी मैं बता दूंगा तो समझ में नहीं आएगा आपके। अब हम आउटडोर में बात करते हैं कि आउटडोर में क्या क्या फॉल्ट होता है जिसकी वजह से कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप होता है। आउटडोर का जो फैन मोटर है ना, जो कंडेंसर फैन मोटर है, जिसे CFM कहते हैं, कंडेंसर फैन मोटर, अगर वह नहीं चल रहा है या फिर धीमी गति से चल रहा है तो भी कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप होता है। अब इसका रीज़न क्या होता है कि आउटडोर कंडेंसर फैन मोटर का और कंप्रेसर का क्या रीज़न होता है कि दोनों में क्या संबंध है कि अगर नहीं चल रहा है तो कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप हो जाएगा। इसको भी इस वीडियो में मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये भी एक लंबा टॉपिक है, तो इसको भी मैं बाद में बताऊंगा। तो कंप्रेसर, अगर कंडेंसर फैन मोटर नहीं चल रहा है तो कब कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप होगा। अगर कंडेंसर गंदा है, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा जमा है तो भी कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप होगा। अब हम बात करते हैं कि एक कैपेसिटर वीक होता है तो भी कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप होता है। एक कैपेसिटर में 2 तरह की कैपेसिटी होती है, 3 तरह की होती है, एक फ़ैन मोटर की और एक कंप्रेसर स्टार्ट करने की, एक कंप्रेसर रन करने की। तो वहाँ पर अगर कंप्रेसर स्टार्ट तो हो गया लेकिन रन नहीं कर पा रहा है, यानी कि 5 मिनट चल रहा है, 2 मिनट चल रहा है, 3 मिनट चल रहा है और एम्पियर ज़्यादा लेकर के ट्रिप हो रहा है कंप्रेसर, तो ऐसे में भी कैपेसिटर एक बार चेंज करके देख लें, रिप्लेसमेंट करके देख लें। नया कैपेसिटर लगाएंगे तो एम्पियर थोड़ा ज़्यादा ले रहा होगा, एम्पियर कम लेने लगेगा और कंप्रेसर का साउंड भी थोड़ा बदल जाता है जब कैपेसिटर रिप्लेस करते हैं। तो कैपेसिटर चेंज करके देख लें एक बार। अगर आउटडोर क्लियर है, इंडोर क्लीन है बिल्कुल, फिर भी और फैन मोटर भी सही चल रहा है, ब्लोअर मोटर भी सही चल रहा है, लेकिन फिर भी कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप हो रहा है, तो सीधा आपका आता है कैपिलरी को रिप्लेसमेंट करना होगा, यानी कि सिस्टम में चोकिंग है। अब आउटडोर में इंडोर में दोनों में ऑयलिंग हो सकता है, इसकी वजह से रेफ्रिजरेंट रन नहीं कर पाता है अच्छे से और जो है कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप हो जाता है। अभी कल ही मैं 2 वीडियो बनाया हूँ, उस टॉपिक पर मैं कंप्लीट डिटेल्स में मैं बताया हूँ और प्रैक्टिकल करके दिखाया हूँ। तो उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए और सीख लीजिए कि आखिर रीज़न क्या होता है, कैसे पता चलता है कि हमारा जो सिस्टम है चोकिंग के ऊपर बनाया हूँ 2-3 वीडियो, तो आप उससे पता लगा सकते हैं कि, क्योंकि अब एक तो होता है कि या तो आप गैस को पूरा उड़ाएं तब आप पता कर पाएंगे कि हाँ सिस्टम चोक है, या तो आप उस तरीके से आप पता कर सकते हैं बिना गैस उड़ाए, बिना आप लॉस किए आप पता कर सकते हैं कि हाँ हमारा सिस्टम चोकिंग है, ताकि आपको गैस उड़ाने भी अच्छा लगे, कैपिलरी को रिप्लेस करने में भी अच्छा लगे। अगर सब कुछ सही है फिर भी कंप्रेसर ओवरहीट करके ट्रिप हो रहा है तो समझ लीजिए कि कैपिलरी चोक है। कैपिलरी चोक होने की वजह से कंप्रेसर ओवरहीट होकर ट्रिप हो रहा है। एक चीज़ और, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ सही है, तो फिर एक लास्ट होता है, कंप्रेसर खुद भी ख़राब हो सकता है, उसका पंपिंग लॉस हो जाता है, उसके वजह से भी कंप्रेसर कूलिंग नहीं करता है, ओवरहीट होकर के ट्रिप होता है, या फिर कंप्रेसर में उसके इंटरनल स्पेयर पार्ट होते हैं वह भी ख़राब हो सकते हैं अगर लंबा समय तक चला है कंप्रेसर, या फिर ज़्यादा लोड पर या फिर कम लोड पर चला है, अगर गैस कम होता है तो भी कंप्रेसर ख़राब हो जाता है, गैस बहुत ज़्यादा होता है तो भी कंप्रेसर ख़राब हो जाता है। इसलिए कंप्रेसर को नाप तौल के डाला जाता है, उसके लिए एक इलेक्ट्रिक कांटा आता है, उससे तौल करके गैस कुछ लोग डालते हैं, कुछ टेक्नीशियन, लेकिन मैं तौल करके आज तक नहीं डाला हूँ क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस इतना है कि मैं अगर एक लाइन से गैस चार्जिंग करूँ तो भी मैं समझ जाता हूँ कि हाँ कितना गैस गया है सिस्टम में, तो उस तरह से मैं गैस चार्जिंग करता हूँ। तो इस तरह से आप एक फॉल्ट को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ हो सकता है, लगता है मुझे कुछ पॉइंट मिस रह गएंगे, वीडियो कुछ लंबा बनाया हूँ, कुछ पॉइंट मिस रह गए हैं, मुझे लगता है कि कौन सा पॉइंट मिस रह गया है आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं ताकि उस पर भी वीडियो बना सकूं। तो ये छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी थी, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था, अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।